नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम, और खास तौर से आज की राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा कम, कि पक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे पर एक साथ आ जाएं, एकजुट होकर के एक स्वर में बोलें। आज वही हुआ बिहार में, जहां पर मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों, जो बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसके नेता दोनों, और जितनी पार्टियां हैं 10 प्रमुख पार्टियां, उनके सारे लोग मिल करके प्रधानमंत्री के पास गए कि भाई प्रधानमंत्री जी, जातिगत जनगणना जो है, कास्ट बेस्ड सेंसस, ये अब दोबारा शुरू करना चाहिए। दरअसल 1931 में बंद हो गया था ये, 1931 में। उस समय आजादी से भी पहले यह माना जा रहा था कि जाति के आधार पर अगर जनगणना होगी तो इससे तो समाज में दिक्कत होगी, समाज बटेगा। अब ऐसी क्या मजबूरी आई है कि सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना जरूरी है, और ये अभी कोई हाल फिलहाल की मांग नहीं है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने भी ये मांग उठाई थी। प्रधानमंत्री ने सारी बात सुनी, और बीजेपी, जिसकी पोजीशन हमेशा फ्लिप फ्लॉप यूं ही रही है, पहले वो उसके पक्ष में थे जब विपक्ष में थे, उसके बाद जब वो सत्ता में आए तो उसके खिलाफ बताए गए। अब ऐसे लग रहा है क्योंकि इस डेलीगेशन में बीजेपी के भी लोग थे, तो अब वो कुछ इसके करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैसला नहीं किया है प्रधानमंत्री ने, लेकिन कुछ इसके और करीब आते हुए फैसला लिया है उन्होंने। अब देखते हैं आगे क्या निर्णायक कदम इसमें लिया जाएगा कि क्या जातिगत जनगणना होगी या नहीं। दो पहलू हैं इसके, जातियों का भला या राजनेताओं का भला। और आज सवाल इंडिया का है ये, जाति जनगणना का सियासी चक्रव्यूह, जाति जनगणना से क्यों बच रहा है केंद्र? क्या पक्षधरों को कोई सियासी मकसद है? यह एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। या सही में इससे देश का कल्याण होगा और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं, उनका कल्याण होगा, और कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो उनके लिए इस आधार पर बनाई जा सकती हैं। सुनते हैं कि आज जो दो प्रमुख लोग जो कि इस दल में थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, इन दोनों ने क्या कहा। इसका मकसद तो यही है कि अगर जातिगत जनगणना होगा तो सबके उत्थान की बात हो। ये बहुत पुराना फिगर है, 1921 का फिगर, जब अंग्रेजों का राज था, और उसके बाद कभी हुआ नहीं। तो अगर एक बार हो जाएगा जातिगत जनगणना तो विभिन्न जातियों का, सभी जातियों के बारे में आप जान जाइएगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, सब लोगों के बारे में पूरी जानकारी होगी, और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए आप निर्णय ले सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है एक बार और करना, और ये बात एक जमाने से चल रही है कि होना चाहिए, तो जरूर एक बार होना चाहिए। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, मुख्यमंत्री जी को बोला कि चलिए प्रधानमंत्री से मिलने, क्योंकि बिहार विधानसभा 2 बारी जो है जाति जनगणना जो है पारित कर चुकी है, और हम लोग घबरा गए जब मानसून सत्र में पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लेकर के, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, जब बिहार विधानसभा इंक्लूडिंग बीजेपी सभी दलों के साथ अगर पारित कर रही है तो करना पड़ेगा। अब हर किसी की गिनती हो रही है। जब मना कर दिया गया पार्लियामेंट में, तभी तो हम लोग प्रधानमंत्री से, भले ही दूसरी पार्टी हो, विचारधारा अलग हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में, गरीबों की भलाई में, उन्नति में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आखिर हम लोग राजनीति किसके लिए करते हैं, तो उनको फायदा पहुँचाएं, उनका समस्या का हल निकालें। देश हित, जाति का हित या नेताओं का हित, कुछ पता चलेगा ना उसमें कि भाई कितना। अभी तक तो अंदाजे से वोट बैंक का अंदाजा लगाया जा रहा है, उसके बाद तो जनगणना में पता चल जाएगा कि इतने लोग हैं, इतने नहीं हैं। तो ये किसका हित है इसमें? जाहिर सी बात है जितने राजनीतिक दल हैं वो ऐसा ये बोल रहे हैं कि इसमें देश का हित है। आइए अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता हैं आरजेडी के, मनोज सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू, और महेश वर्मा नेता बीजेपी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले वर्मा जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये बीजेपी की जो पोजीशन है जातिगत जनगणना, वो अगर आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, क्योंकि मैं अभी कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था और उसमें बीजेपी कई बार अलग अलग पोजीशन लेती हुई दिखी है। कभी आप
पक्ष में हो जाते हैं इसके, कभी आप विपक्ष में हो जाते हैं, अब आप सोच रहे हैं इसके बारे में, ऑफिशियल लाइन क्या है आपकी? देखिए संकेत जी, आज के अगर परिवेश में इस बात को हम कहें तो मांग की मजबूरी जो भी हो, ये जातिगत जनगणना की मांग की मजबूरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कुछ भी हो, उसके पीछे दलील कुछ भी दी जा रही हो, लेकिन अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया मूलचंद शर्मा द्वारा। उस याचिका में ये कहा गया कि जो सरकारिया आयोग है, जो कि यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में एक आदेश प्रधानमंत्री ने दिया और उसके आधार पे जो जातिगत एक कमीशन ने एक सर्वे किया या एक रिपोर्ट फाइल की, उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि संवैधानिक सम्मत नहीं है और ऐसी किसी भी कमीशन को, ऐसी किसी भी रिपोर्ट को जो है खारिज किया जाना चाहिए। ये वैधानिक नहीं है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में इस तरह की कोई भी रिपोर्ट या इस तरह की कोई भी सर्वे जो है वो कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाए। सवाल है कि जातिगत जनगणना जो है संविधान की जो एक अवधारणा है, उसकी जो मूल अवधारणा है, उसको चेंज किए बगैर, उसमें बदलाव किए बगैर, उसमें संशोधन किए बगैर पूरे देश में आप कैसे कर सकते हैं? पहला सवाल तो यही उठता है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट जो कि पहले भी इस पे आदेश कर चुका है इस तरह की चीजों पर, कि कभी भी अगर आप इस तरह की कोई कदम उठाएंगे तो बिना संवैधानिक संशोधन के नहीं उठाएंगे। अदरवाइज वो जनगणना जिसके तहत किसी आदमी का दर्ज होता है नाम, तो उसकी कानूनी वैधता जो है उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए महेश वर्मा का नाम कहीं जनगणना में अंकित हुआ और उसके बेसिस पे मुझे कोई लाभ मिलना है या उसके बेसिस पे मुझे कोई सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते मुझे कोई कार्रवाई करनी है या मुझे अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ना है, तो मैं उसमें नहीं जा सकता। तो ये बहुत सारी तकनीकी बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं, जिस चीज को समझे बगैर, जाने बगैर और उसमें आगे उसके लिए पहल किए बगैर इस तरह की बातों को हम सिर्फ सुन सकते हैं। और राज्य सरकार के पास तो ये अधिकार है कि वो अपने तहत, अगर एक प्रदेश की बात है कि वहां प्रदेश में ऐसी चिंता की जा रही है, मुख्यमंत्री अगर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए अगर कुछ, ये सारी आपने बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से और बहुत अच्छे से अपनी बात समझाई है। ये बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन धन्यवाद सर, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। भारतीय जनता पार्टी बिहार में महसूस करती है कि नहीं भाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी कोई एक मत क्यों नहीं बना पाई है इस मुद्दे पर? मैं आऊंगा वापस आपके पास, आपने कुछ जवाब दे दिया है, लेकिन जो मुख्य जवाब था वो अभी नहीं दिया है कि ये अलग अलग पोजीशन क्यों इतने समय में कई बार बीजेपी की। डॉक्टर नवल किशोर आपके पास आते हैं। नवल किशोर जी, आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी हुई कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और सारे दल सब एक साथ हो गए इस मुद्दे पर? आपको कैसे लगता है कि जाति के आधार पर जो जनगणना है उससे देश को भी फायदा होगा, इन जातियों को भी फायदा होगा? अगर आप थोड़ा बता सकें। देखिए, सबसे पहली बात कि बिहार पहली बार यह एकता नहीं दिखाई है। बिहार विधानसभा में इसके पहले ही 2 बार पारित किया जा चुका है और सर्वसम्मति से पारित हुआ है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू सब लोग एक साथ थे। पहली बात तो ये है। जहां तक आप बोलते हैं कि इससे फायदा क्या होगा और इस आंकड़ों का क्या मतलब होगा, तो जो मंडल कमीशन को लागू किया गया, मंडल कमीशन ने जो आकलन किया कि 52% ओबीसी है, तो जो अंदाजन पे, और वो अंदाजा लगाया जा रहा है 90 साल पुराने आंकड़ों पे। ये आंकड़ों की जानकारी से पता नहीं भाजपा क्यों डरती है। ये आंकड़ों के आधार पे मंडल कमीशन लागू किया गया, उसके बहुत वैज्ञानिक तरीके थे उसके अध्ययन करने के। सिर्फ जाति ही नहीं थी, जाति की सूचना बनाने का अधिकार तो 1960 में ही दिया गया था। पहले बैकवर्ड कमीशन के बाद ही कहा गया केंद्र सरकार द्वारा कि राज्य अपनी सूची तैयार कर सकते हैं। भाजपा ने 2018 में उसको वापस लिया, फिर उस अपने अधिकार को अभी राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। तो जब जातियों की सूचना बनाने का अधिकार किसी को देते हैं, राज्य सरकार को देते हैं, बिना उनकी जानकारी के, बिना उनके आंकड़े के किस आधार पर बनाए जाएंगे? कोई भी पहल की जाएगी या सूची बनाने के कार्यक्रम किए जाएंगे तो उसमें आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। जहां तक सवाल है कि जन कल्याण के जो योजनाएं हैं, खासकर बिहार जो भारत में
गरीबी है, बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, उसके बहुत सारे आधार हैं। 2 आधारों को जिसमें कि SC/ST को शुरुआत दौर में ही लागू कर दिया गया और उसके जनसंख्या में उसकी गिनती होती है। तो ये तो आप मानते हैं ना कि जिस वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा उसका आंकड़ा जरूरी है। SC/ST को दिया गया है तो उस स्तर के आधार पे तो OBC का आंकड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि उनको मंडल कमीशन के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। इस आरक्षण के प्रोसेस को और मजबूत करेगा। इसके अलावा क्योंकि मंडल कमीशन ने जितने भी रिकमेंडेशन दिए, 40 रिकमेंडेशन, मात्र 2 रिकमेंडेशन लागू किए गए, बाकियों को भी अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से लागू की जा सके। और जो नहीं, तो जो महेश जी ने अभी बहुत ही विस्तार से बहुत सारी बातें बताई हैं कि अगर आपको उसको पूरे देश भर में लागू करना होगा तो एक संवैधानिक ढांचा बदलना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब एकदम से तय करे केंद्र सरकार और कुछ हो जाए। इस पर आप क्या बोलेंगे कि बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना आसान नहीं है कि आज फैसला ले लिया और कल से लागू? नहीं, बिल्कुल आसान है। आप भारतीय जनगणना का प्रोसेस है जिसमें एक OBC एज ए कैटेगरी को ही तो लागू करना है, उसके सामने उसकी जाति लिखी जाएगी। या हम तो कहते हैं कि पूरे जाति की जनगणना होनी चाहिए, केवल OBC ही की, SC/ST OBC की, पूरे जनसंख्या की अगर पहचान होगी और उससे पूरा उसका स्थिति और पहचान निर्धारित है। कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग खेत में काम करते हैं, किनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, या सिर्फ आरक्षण का नहीं मामला है। आरक्षण तो एक प्रक्रिया है पूरे समाज को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के आधार पे आगे बढ़ाने के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए, जो पिछड़े और जो वंचित रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, वो तमाम तरह के प्रोसेस। ठीक है अरविंद जी, ये ताकत मिलेगी। अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज देखिए, आज इस पर क्योंकि एक ऐसा माहौल बना, बिहार के नेता जो हैं वो अपनी राजनीति छोड़ के सब लोग साथ आए, तो इस वजह से आज ना महेश वर्मा जी और ना ही डॉक्टर नवल किशोर, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एकदम छोड़ दूं कि आप दोनों उलझ जाएं एक दूसरे से। अरविंद निषाद जी, ये माहौल जारी रखते हुए, ये जो एक सौहार्द का माहौल है उसको बनाए रखते हुए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये क्यों अभी इतनी बड़ी मजबूरी हो गई है? आवाज नहीं मिल रही है। अभी आवाज आए? अच्छा चलिए, इस आवाज को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मनोज जी, मुलायम सिंह यादव ने भी, आप समाजवादी पार्टी से हैं, मुलायम सिंह यादव ने भी ये बात कई बार उठाई है, कई बार इसका जिक्र किया है। इससे पहले कुछ पहल भी हुई लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको अभी लागू करना इतनी बड़ी मजबूरी क्यों है? मनोज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज आप ही ने दबा ली। संकेत जी, हाँ। संकेत जी, आपने जो कहा कि नेताजी ने जो बात उठाई वो आज उसको लागू हो जाना इतना प्रासंगिक और इतनी जल्दीबाजी क्यों है? इस संदर्भ में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आज जब आप देखेंगे, जैसे कि कई जो महेश भाई ने भी बात किया कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, तो संविधान की मूल भावना यही है कि सबको अवसर की समानता मिले। तो अवसर की समानता कैसे मिलेगी? आपने अभी देखा कि जो नीट की परीक्षा हुई उसमें 10,000 OBC वर्ग के छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ। अभी अगर आप क्लैट की बात करें तो आप बेंगलोर में 93 सीट जनरल की है लेकिन OBC की 1 सीट नहीं हुई। तो और पूरे देश में 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं है। तो ये तो जातिगत जनगणना का जो सवाल है वो इसलिए है कि हम सभी को गिन लें। ये किसी जो लोग इसको संकीर्णता के दायरे में देख रहे हैं संकेत जी, वो इसको कुछ छोटी जातियों से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि हम सभी को गिनने की बात कर रहे हैं। और सभी को गिनने के बाद जिस तरह से परिवार में जो संख्या होती है, परिवार की जो संपत्ति होती है, उस आधार से उसको बांट दिया जाता है। तो जो लोग राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आखिर उनको कितना हिस्सा दिया जाए, तो बिना गिने ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? महेश जी आपका जवाब। नहीं, राज्य सरकार के पास जो है एक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है वो आरक्षण को लेकर जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको अच्छे ढंग से लागू किया जाए, ये सुनिश्चित कराया जाए कि भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो लोगों को मिल रहा है। इसके लिए बकायदा वो आंकड़े जो है
वो लोग कहीं ना कहीं जुटाते हैं। वो हर साल ये एक्सरसाइज होता है, एक डिपार्टमेंट है राज्य सरकार के पास जो जाति आधारित इन सब चीजों को गणना करता रहता है। उस गणना के आधार पर जो भी आरक्षण का हो या नहीं, पर वो सेंसस नहीं हुआ ना महेश जी। हाँ, बात बिल्कुल, आप बात वही मैं कह रहा हूं कि वो सेंसस अगर नहीं है, और उस सेंसस के तहत मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मान लीजिए हमने ये कह भी दिया, तो मैंने अभी जो बात कही शायद हमारे राज सिंह यादव जी को सुनाई पड़ा या नहीं पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक रिट फाइल की गई है जो सरकारी आयोग को लेकर, जिसमें स्पष्ट रूप से चुनौती दी गई है कि इस देश में जाति आधारित कोई भी इस तरह की गणना या इस तरह का कोई भी सर्वे या इस तरह के कोई भी रिपोर्ट जो है संविधान के मूल भावना के विरुद्ध में है। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, उसको मान भी लिया है। पर सुप्रीम हाँ, कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है ना, ये गलत बात कर रहे हैं। ये इस तरह की वही लोग बात कर रहे हैं जो लोग ये डर रहे हैं कि वंचित और दमित समाज की संख्या ज्यादा। अरे भैया सुनो, मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप अपनी बात को कहिएगा। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके ऊपर जो है स्पष्ट रूप से एक आदेश भी दिया हुआ है कि इस तरह की कोई भी जनगणना को हम कभी भी अलाउ नहीं करते हैं या वैधानिक रूप से कानूनी रूप से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि सरकार उसमें संवैधानिक संशोधन करके और उसका कानून न बनाए। ये सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है। अब तीसरी बात सुन लीजिए, एक प्रदेश के डिमांड पर पूरे देश में इस तरह की चीजों को करना, हो सकता है किसी और प्रदेश से विरोध आ जाए, हो सकता है किसी और पार्टी का इसके ऊपर विरोध आ जाए। जैसे कि अगर आप बता दें, देखिए वो भी तो प्रयास महेश जी, फिर उम्मीद यही रहेगी ना कि केंद्र सरकार ही करे। नेताओं ने आप सारे दलों को साथ में लेकर के आए, एक ऑल पार्टी मीटिंग कर लें, पता चल जाएगा कि कौन इसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में। ये संकेत जी आपका बहुत अच्छा संकेत, देश भर के जो लोग, मनोज जी रुकिए, वो सभी लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। सुनो, बीच में हम नहीं बोलते हैं ना, ये एनडीटीवी या यहाँ इस तरह से नहीं बोला जा सकता है बीच बीच में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जो है ये जो अभी संकेत जी आपने जो ये बात कही कि प्रधानमंत्री इसके लिए पहल कर सकते हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां के ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है आज प्रधानमंत्री से मिला है, अपनी मांग रखा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उसके ऊपर गौर करेंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इस तरह की मांग कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसका कुछ न कुछ तो आउटपुट निकलेगा ही, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई बिल्कुल। तो ये इस पहल को एक राष्ट्रीय पहल प्रधानमंत्री ही बना सकते हैं, वरना तो जो अलग अलग राज्य के नेता हैं वो आएंगे, अपना डेलीगेशन लेकर के जाएंगे। अरविंद जी के पास वापस जाने की कोशिश करें, प्रवक्ता जदयू के। अरविंद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक सवाल ये भी उठाया गया है कि ये लोगों का हित कम, राजनेताओं का हित ज्यादा है, ताकि ये पता चल जाए कि भाई असली मायने में अंदाजे से वोट बैंक ना बने, सही में वोट बैंक का पता चल जाए कि ये इस जाति के, ये उस जाति के, और उस आधार पर आप अपनी राजनीति करें। इस पर आप क्या कहेंगे? संकेत जी किन्होंने कहा है ये तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैं जरूर स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने, केरल की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने, इन सभी सरकारों ने अपने अपने यहाँ अपने तरीके से जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में दलील दिया, और कर्नाटक और केरल की सरकार ने जातीय जनगणना करा भी लिया। उड़ीसा और बिहार, महाराष्ट्र ने अपने सदनों से पास करा करके भारत सरकार के पास भेजा है। यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि जातीय आधार पर राजनीति करके हम वोट बैंक को साधना चाहते हैं। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि आज तक 90 वर्षों के बाद कोई भी डाटा आया नहीं है। हम डाटा संग्रहण के लिए विभिन्न तरह के हम जनगणना को कराते हैं, लेकिन मानव की जनगणना और मानव में जो विभिन्न जाति उपजाति के लोग हैं, हम उसकी जनगणना नहीं कराते हैं। आखिर क्या कारण है कि हम ऐसे लोगों की जनगणना नहीं कराते हैं? सरकार जो वेलफेयर स्कीम लाती है, उस वेलफेयर स्कीम को ऐसे समाज के उन्नयन के विकास के लिए काम करती है जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं। जब तक मेरे पास वैज्ञानिक आधार पर डाटा उपलब्ध नहीं होगा, हम इन वर्गों के विकास के लिए आप ये बताइए, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद जी, कौन सी सरकारी योजना किस तक पहुंचे, इसका आधार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्यों नहीं हो सकता?
भाई आखिरकार आप लोगों की मदद इसलिए करना चाहते हैं ना कि वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरे, वो समृद्ध हों, वो एक अच्छा जीवन बिता सकें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं आप उनको कीजिए। फिर हो सकता है कि कोई अगड़ी जाति वाला भी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो। भाई मेरे हिसाब से तो योजनाएं इस तरीके से बननी चाहिए। संकेत जी आपने बहुत अच्छा सवाल, यही मूल सवाल है। हमने सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए यह सवाल नहीं उठाया है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनमें भी जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों की भी पहचान हो। पिछड़े वर्ग में जो गरीब लोग हैं, जो विकास से छूट गए हैं, वैसे लोगों के लिए भी हम ये कार्यक्रम लाना चाहते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ यह न कहा जाए कि मैं जरा डॉक्टर नवल किशोर से ये सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर किशोर, आप मुझे बताइए कि जाति के आधार पर अगर जनगणना हो जाएगी तो उससे विकास की योजनाएं या विकास कार्य उन तक पहुंचाने से ज्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि अगर आप एक ये अंदाजा लगा लें कि कौन आर्थिक रूप से कहां है और उसके आधार पर आप योजना बनाएं? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो उस पर पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक संरचना है भारतवर्ष की, उसमें जाति एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इसको आप भुला नहीं सकते हैं। इसको कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है और सारे रिपोर्ट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। और ऐसी बात नहीं है कि जिन आयोगों ने इस पे काम किया है सिर्फ जाति को आधार माना है। आप मंडल कमीशन के रिपोर्ट को देखें, उसमें कितने इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हैं, वो कौन कहाँ है, क्या काम करता है, कितना कल दिखाता है, इस तमाम तरह की चीजें हैं, बहुत ही वैज्ञानिक है। केवल अगर उसमें कोई कमी है तो यही है कि चूंकि जातिगत जनगणना नहीं है। ये कालेलकर आयोग ने भी कहा था, ये मुंगलीलाल आयोग ने भी कहा था, मंडल आयोग ने भी कहा था कि अगर जातिगत जनगणना होती, जानकारी होती, तो हम अच्छी तरह से इस रिपोर्ट को और सबल बना सकते हैं। जहां तक आप अग्रो और सबल की बात करते हैं, देखिए जितना भी पॉलिसी लाया गया है, खासकर रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसमें आप ओबीसी में आप देखेंगे कि कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर होगा, तो क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट उसमें नहीं आया? अभी ईडब्ल्यूएस की जो बात की गई है, उसके लिए जिसके लिए सरकार ने बहुत तत्परता से काम किया, उसमें भी तो इकोनॉमिक एंगल है ही। मैं नहीं कहता हूं कि इकोनॉमिक एंगल नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले जातिगत पहचान, जो कि मौलिक पहचान है, जाति को आप भारतीय समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। और जाति से गरीबी का जुड़ाव जो है वो एक अलग तरीके का है। सिर्फ गरीबी नहीं है, सिर्फ गरीबी को आप सरकारी पॉलिसी से, नीतियों से दूर कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे जिस तरह की वंचनाएं हैं समाज में, उनको दूर करने के लिए एक अलग तरीके का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और यही आरक्षण की मूल भावना है। और ये आरक्षण की मूल भावना कोई व्यक्ति की नहीं है। मैं एक बार मनोज जी के पास जाना चाहता हूं। मनोज जी, ये जनगणना, जाति के आधार पर जनगणना 1931 में हिंदुस्तान की आजादी से काफी पहले ही बंद हो गई थी और उस समय तर्क ये दिया गया था कि भाई इससे समाज और बटेगा। आज ऐसी क्या स्थिति है कि उस समय का तर्क आज लागू नहीं है और समाज नहीं बटेगा और यह करना मजबूरी है या जरूरत है? देखिए, जो भारतीय समाज है इसमें तमाम तरह की 1931 से लेके अगर आज के परिदृश्य की बात करें संकेत जी, तो तमाम तरह के वो वंचनाएं और वो उस तरह की जो रूढ़ियां हैं आज भी व्याप्त हैं, जिसको कि खत्म करने की लाख कोशिश की गई। आपने कहा कि इसका आर्थिक आधार क्यों नहीं होना चाहिए, आपने ठीक बात कहा कि आर्थिक आधार होना चाहिए। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण तो दे दिया गया। अब सवाल ये है कि आप जो है 60% से अधिक ये आबादी को आप 49% में आप रखना चाहते हैं। मतलब ये है कि एक कोठरी में आप एक गांव भर के लोगों को बंद करके रखना चाहते हैं। तो जो हमारी मांग है वो सीधी सीधी है कि जातिगत जनगणना कराया जाए और अगर वंचितों का, दमितों का, दलितों का, पिछड़ों की अगर संख्या ज्यादा है तो जो रिजर्वेशन का गैप है उसको भी बढ़ाया जाए। बिल्कुल, वो बात आपकी बात से मैं सहमत जरूर हूं, लेकिन मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। एक आगे चर्चा में यह भी बात होगी कि रिजर्वेशन जो है वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था। ऐसा नहीं था कि आजीवन रिजर्वेशन किसी को मिला रहे। वो ये था कि थोड़े समय के लिए हो और उसके बाद फिर असेस किया जाए। जो समाज में जो एक गैप बन गया था उसको ठीक करने की एक कोशिश थी। लेकिन रिजर्वेशन आज की डेट में अगर आप किसी का चेंज करके, रिव्यू करके दूसरे को देना चाहें तो वो भी अपने आप में एक राजनीति का विषय बन जाता है। इन सब चीजों पर डिटेल से चर्चा जरूरी है, जिसकी पहल राजनीतिक रूप से कुछ दल कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि केंद्र
इस बात को मानेगा या नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।